अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम देखते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। सो WACC को हम लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं RA से। सो RA जो है वो WACC को शो कर रहा है और ये आपकी वेटेड सम है तमाम कॉस्ट का। सो ये हमने जो बॉन्ड था या जो इंटरेस्ट पेइंग इंस्ट्रूमेंट था उस पर जो कॉस्ट थी उसको हमने RI लिखा था। जो हम प्रेफर्ड स्टॉक्स पे जो कॉस्ट ले रहे थे उसको RP लिख रहे हैं, और जो रिटेन अर्निंग्स और कॉमन स्टॉक पे जो हमारे पास कॉस्ट थी उसको हम RN लिख रहे हैं। और ये उनका रेलेवेंट वेट्स हैं, यानी उन सबको सम करके उनका वेट प्रोपोर्शन हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो WI जो है वो बेसिकली प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है, और जो WP है वो प्रेफर्ड स्टॉक का प्रोपोर्शन है टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में, और जो कॉमन स्टॉक का जो प्रोपोर्शन है कैपिटल स्ट्रक्चर में उसको हम WS से लिख रहे हैं, और उनके रेलेवेंट कॉस्ट से उनको मल्टीप्लाई करते हैं और उसको सम करते हैं तो हमारे पास RA जो है वो आ जाता है। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो हमारे पास टोटल वेट है ये हमेशा 1 के बराबर होगा, ये 1 से एक्सीड नहीं कर सकता। यानी हमारा जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बेसिकली पोर्शन को हम देख रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को यहाँ पे नहीं देखा। WI, WP, WS जब हम ऐड करें तो हमारे पास टोटल 1 बनना चाहिए। 3 important points should be noted in the equation of RA. पहला जो फैक्टर है, फॉर कंप्यूटेशनल कन्वीनियंस इट इज बेस्ट टू कन्वर्ट वेट्स इनटू डेसिमल फॉर्म्स एंड लीव द इंडिविजुअल कॉस्ट इन परसेंटेज टर्म्स। ये ध्यान में रखना है, वेट्स को जो है वो हम डेसिमल्स में लिखें और जो कॉस्ट है वो परसेंटेज में लिखें, तो हमारा जो सम है वो एग्जैक्ट आंसर आता है। वेट्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव एंड सम टू 1, यानी ये ना हो कि वेट्स को आप नेगेटिव नंबर दे दें, माइनस के साथ उसे लिख लें, अदरवाइज आपकी जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है वो क्या कहते हैं रॉन्ग कैलकुलेट होगी। जो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो तमाम फाइनेंसिंग कॉस्ट को जो कैपिटल स्ट्रक्चर में आ रही हैं उसको अकाउंट फॉर करना चाहिए इसमें। तो फर्म्स कॉमन स्टॉक इक्विटी वेट जो WS है इज मल्टीप्लाइड बाय आइदर द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स जो RR है, या कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक जो RN है। Which cost is used depends on whether the firm's common stock equity will be financed using retained earnings, यानी एग्जिस्टिंग इक्विटी से या नए इशू से। तो नए इशू हो तो हम उसे RN यूज करेंगे। रिकॉल करें, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी की कॉस्ट है वो कम होती है न्यू कॉमन स्टॉक की कॉस्ट के। सो इसलिए ये प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हुए आपने ये देखना है कि आप जो है वो नए इशू से उसको फाइनेंस कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग स्टॉक से आप उसको फाइनेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग स्टॉक की कॉस्ट जो है वो रिटेन अर्निंग्स की कॉस्ट के बराबर होगी, और उसी को हम जो है वो यहाँ अकाउंट फॉर करें। सो एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास डचेस कॉर्पोरेशन ही है, उसकी फर्ज करें वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल की जो कंट्रीब्यूशन है और उनकी कॉस्ट है वो हमें गिवन है। कॉस्ट ऑफ डेट जो आ रही है वो 5.6% हम ले रहे हैं। प्रेफर्ड स्टॉक की कॉस्ट RP को हम 10.6% ले रहे हैं जो हमने पहले कैलकुलेट की थी। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स जो है वो हमारी 13% है, और नए स्टॉक की जो कॉस्ट है वो 14% है। एज्यूम करें कि जो आपका लॉन्ग टर्म डेट है वो 40% कंट्रीब्यूट करता है फाइनेंसिंग में, प्रेफर्ड स्टॉक 10% करता है और कॉमन स्टॉक इक्विटी 50% करती है। तो इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर 1 ही आता है, क्योंकि आप 0.4, 0.1 और 0.5 को ऐड करें तो 1 आता है। परसेंटेज टर्म्स में ये 100% होगा। सो अगर हम उनको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना चाहें तो लॉन्ग टर्म डेट का जो वेट था वो 0.4 था, प्रेफर्ड स्टॉक का 0.1 था, कॉमन स्टॉक का 0.5 था। ये वो पॉइंट है जो प्रीवियस स्लाइड में हमने हाईलाइट किया था कि वेट्स को हम परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, और कॉस्ट को हम परसेंटेज टर्म्स में ही रहने देंगे। तो वो लॉन्ग टर्म डेट की कॉस्ट थी 5.6%, प्रेफर्ड की 10.6 थी और कॉमन स्टॉक की 13% थी। सो आप 0.4 को 5.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 2.2, 0.1 को 10.6 से तो ये आएगा 1.1, और जो है वो 0.5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.5, और इन तीनों को जब आप ऐड करते हैं तो ये आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनता है जो कि है
8%। सो आपका जो यहाँ पे फोकस होना चाहिए वो प्रैक्टिस पे होना चाहिए। अनसर्टन टाइम्स मेक फॉर एन अनसर्टन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो जैसे आजकल जो है वो हमारी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन चल रही है कोविड-19 के हवाले से, तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर गई है। US financial market experienced and recovered from 2008 financial crisis and 2009 Great Recession. So firms struggle to keep track of their weighted average cost of capital क्योंकि तेजी से उसमें fluctuations आ रही थी. Since the individual component costs were moving rapidly in response to the financial market turmoil. Financial crisis pushed credit costs to a point where long-term debt was largely inaccessible. जैसे हमारे यहाँ पिछले दिनों में इंटरेस्ट रेट जो था वो काइबर बल्कि जो है वो 13.3% के करीब था, जिसकी वजह से ओवरऑल आपके जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग या लेंडिंग जो था बैंकिंग सेक्टर के हवाले से वो मिनिमम जो है वो 17-18% पे खड़ा था, विच इज ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल फॉर एनी फर्म. And the Great Recession saw Treasury bond yields fall to historic lows, making cost of equity projections appear unreasonably low. So why don't firms generally use both a short and long run weighted average cost of capital? So ये एक suggestion ये है कि आप जो short run weighted average cost of capital find out करें और फिर एक long run भी find out करें. So उससे आपको एक बेहतर तौर पे perspective मिल जाएगा. फिर एक और जो है वो वेटिंग के हवाले से क्वेश्चन मार्क है कि आप जो है वो बुक वैल्यू यूज कर रहे हैं वेट्स कैलकुलेट करने के लिए या मार्केट वैल्यू कैलकुलेट यूज कर रहे हैं वेट्स कैलकुलेट करने के लिए. तो दोनों के अपने प्लसेस एंड माइनसेस हैं. सो बुक वैल्यू वेट्स आर वेट्स दैट यूज अकाउंटिंग वैल्यूज टू मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ कैपिटल इन द फर्म्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. और जो मार्केट वैल्यू वेट्स हैं, दे आर द वेट्स दैट यूज मार्केट वैल्यूज टू मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ कैपिटल इन द फर्म्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. सो बुक वैल्यू में तो अकाउंटिंग जो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल की बेस पे हमारी जो वैल्यूज आ रही होंगी फाइनेंसिंग साइड पे, हम उनको यूज करते हैं एज ए वेट कैलकुलेट करने के लिए. और मार्केट वैल्यू में बेसिकली हम मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक और मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक हम फाइंड आउट करते हैं. ये मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू डिफरेंट हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशंस हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं और उसकी वजह से जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वो लार्जली हर्ट होती है. फिर इसी तरह हिस्टोरिकल वर्सेस टारगेट का भी वेट्स का कॉन्सेप्ट है. हिस्टोरिकल वेट्स क्या हैं? दे आर आइदर बुक और मार्केट वैल्यू वेट्स बेस्ड ऑन एक्चुअल कैपिटल स्ट्रक्चर प्रोपोर्शन. जो अभी जो सिचुएशन है उसको हम हिस्टोरिकल कहेंगे, उसकी बेस पे जो हम कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो बुक वैल्यू की हो चाहे वो मार्केट वैल्यू की हो. फिर टारगेट वेट्स हैं. दे आर आइदर बुक और मार्केट वैल्यू वेट्स बेस्ड ऑन डिजायर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर प्रोपोर्शन. ये डिजायर्ड पोजीशन है, यानी फ्यूचर में आप अपनी जो कंपोजिशन है कैपिटल स्ट्रक्चर की वो किस तरह से देखते हैं. यानी फर्ज करें आज आप कहते हैं कि 40% डेट है और मेरा 60% इक्विटी है. सो 60% में जैसे पिछली एग्जांपल में हम डचेस कॉर्पोरेशन की देख रहे थे कि 10% प्रेफर्ड स्टॉक था और 50% कॉमन स्टॉक था. तो ये तो था एक्चुअल कैपिटल स्ट्रक्चर प्रोपोर्शन. अब टारगेट वेट्स ये हो सकते हैं कि मैं डेट फाइनेंसिंग जो है वो इंक्रीज करूं 50% से और जो कॉमन स्टॉक इक्विटी की फाइनेंसिंग है मैं 40% करूं. तो मेरे वेट्स जो है वो टारगेट वेट्स जो हैं डेट के वो 50% हो जाएगा. प्रेफर्ड स्टॉक को मैं नहीं छेड़ रहा, मैं 10% कह रहा हूँ. और चूंकि मैंने कॉमन स्टॉक इक्विटी का कुछ वेट जो है वो डेट को दे दिया है, तो मेरा जो कॉमन स्टॉक इक्विटी का वेट है वो 40% हो जाएगा. सो ये मेरा टारगेट वेट्स हो सकते हैं. So from a strictly theoretical point of view, the preferred weighing scheme is target market value proportions. So preferred weighing जो scheme है वो target market value proportions है. अगर कंपनी उस पे काम कर सके तो वो ज्यादा बेहतर है ऑर्गेनाइजेशन. So हम एक एग्जांपल देखते हैं. Chuck Solis currently has 3 loans outstanding, all of which mature in exactly 6 years and can be repaid without penalty any time prior to maturity.
Outstanding balances and annual interest rates on each loan are noted below. So outstanding balance है वो लोन 1 का है हमारे पास 26,000 और उसका एनुअल इंटरेस्ट रेट है 9.6%। दूसरा लोन है हमारा 9,000 का जिस पे इंटरेस्ट रेट है 10.6% और तीसरा लोन है हमारा 45,000 का जो 7.4% पे हमें एक्सटेंड किया गया। So Chuck found a lender who would loan him 80,000 for 6 years, ठीक है, at an annual interest rate of 9.2%। अब ये सारी लोन की अमाउंट्स इकट्ठी करके उसने कहा कि एक ऐसा लेंडर उसने ढूंढ लिया है जो उसे 80,000 देगा 6 साल के लिए और एनुअल इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा 9.2% ऑन द कंडीशन दैट लोन प्रोसीड्स टू बी यूज्ड टू फुली रीपे द 3 आउटस्टैंडिंग लोन्स। एक कंडीशन पे दे रहा है कि ये जो 80,000 उसे मिलेगा उससे वो तमाम लोन जो है वो अपने सेटल कर लेगा। विच कंबाइंड हैव एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 26,000 जमा 9,000 जमा 45,000 तो 80,000 बनता है। सो एक कंडीशन पे ही दे रहा है कि भाई ये 80,000 आप पे करोगे और सिर्फ मुझे फिर इंटरेस्ट पे करोगे 9.2% प्लस जो मेरी एक्चुअल अमाउंट है वो करोगे। चक विशेस टू चूज लीस्ट कॉस्टली अल्टरनेटिव। तो लीस्ट कॉस्टली अल्टरनेटिव उसने चूज करना है। एक तो ये है कि वो कुछ ना करे, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, वो तीनों लोन्स पे अपना जो है इंटरेस्ट पे करता रहे। दूसरा तरीका ये है कि वो बोरो कर ले 80,000 और तमाम तीनों लोन्स वापस कर दे। सो आपके ख्याल में उसको क्या चूज करना चाहिए? सो उसका बेहतर तरीका ये है कि वो ये 26, 9 और 45 का वेटेड एवरेज कॉस्ट ले ले और उसको इस 9.2 से कंपेयर कर ले तो उसका आंसर मिल जाएगा कि उसको क्या करना है। तो अब उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो करंट डेट की कॉस्ट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें अगर आप देखिए टोटल 80,000 है हमारे पास। सो इसका वेट जो पहला लोन था 26,000 डिवाइडेड बाय 80,000 तो हमारे पास इसका वेट आ जाएगा 0.325 और इस पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कितना 9.6%। दूसरा लोन था 9,000 का और उसका वेट बनेगा जब हम 80,000 से डिवाइड करेंगे तो उसका वेट आता है 0.1125 और उस पर कॉस्ट थी हमें 10.6%। तीसरा लोन है हमारा 45,000 का, उसका वेट 80,000 से डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है 0.5625 और उस पर कॉस्ट है हमारी 7.4%। सो वो यहाँ पे हम पे कर रहे हैं। सो इनके वेट्स को रेलेवेंट कॉस्ट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहले में आंसर आता है 3.12, दूसरे का 1.19, तीसरे में 4.16 और इन तीनों को जमा करें तो ये 8.47% बनता है और ये अप्रॉक्सीमेटली 8.5% है। तो अब आपको डिसीजन करने में आसानी हो जाएगी। आप इन तीन लोन्स पे कंबाइंड जो वेटेड एवरेज कॉस्ट पे कर रहे हैं वो है 8.5%, जबकि आपको जो नई ऑफर मिली है वो है 80,000 ले ले 9.2%। अब आप मुझे ये बताइए कि अगले 6 साल तक आप 8.5% इंटरेस्ट पे करना पसंद करेंगे या 9.2%? तो ऑब्वियसली आपकी चॉइस बहुत क्लियर होगी। आप कहेंगे कि मैं जैसा था वैसा बेहतर हूँ, मुझे 80,000 का नया लोन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है 0.7% के करीब। सो इस चैप्टर में हमने जो है वो बहुत सारे गोल्स डिस्कस करने थे। तो पहला था हमारा सोर्सेज ऑफ कैपिटल और एसोसिएटेड जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैं उनके साथ वो हमने देखनी थी। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन हमने की थी कि इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट अ फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट टू ग्रो फर्म्स वैल्यू। A weighted average cost of capital should be used to find the expected average future cost of funds over the long run. The individual cost of basic sources of capital जो आपके लॉन्ग टर्म डेट था, प्रेफर्ड स्टॉक था, रिटेन्ड अर्निंग्स थी और कॉमन स्टॉक था, वो अलग अलग से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उनको वेटेड एवरेज बना। दूसरा गोल था हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो उसका कॉन्सेप्ट है बेसिकली रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर अ फर्म इन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नेसेसरी टू raise the next marginal dollar of financing for the firm's future investment opportunities. A firm's future investment opportunities in expectation will be required to exceed the firm's cost of capital. तो आपका जो बेनिफिट है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए।
जो तीसरा हमारा गोल था, लर्निंग गोल, वो था डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, एक्सप्लेन व्हाई द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ डेट. सो जो बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट था कैन बी फाउंड बाय यूजिंग कॉस्ट कोटेशंस, कैलकुलेशंस और एन अप्रॉक्सीमेशन. The after-tax cost of debt is calculated by multiplying the before-tax cost of debt by 1 minus tax rate. The after-tax cost of debt is the relevant cost of debt because it is the lowest possible cost of debt for the firm due to the deductibility of interest expenses. चौथा था हमने प्रेफर्ड स्टॉक की कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो फाइंड आउट करना था. So cost of preferred stock is the ratio of preferred stock dividend to the firm's net proceeds from the sale of preferred stock. पांचवा गोल था हमारा कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग्स की जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करना. सो कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक इक्विटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल और द कैपम. दो तरीके थे हमारे पास. द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक इक्विटी and adjustment in the cost of common stock equity to reflect underpricing and flotation cost is necessary to find the cost of new issue of common stocks. ये आपने ध्यान में रखना है कि न्यू इशू के लिए ये थोड़ा सा मैकेनिज्म ट्रिकी हो जाता है. आप जो अंडर प्राइसिंग करते हैं और फ्लोटेशन कॉस्ट करते हैं उसका इफेक्ट जो है वो आपकी कॉमन स्टॉक की प्राइसिंग पे पड़ता है. और लास्ट गोल था हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करनी है और फिर जो और डिफरेंट वेटिंग स्कीम्स हैं वो कौन सी हो सकती हैं. The firm's WACC reflects the expected average future cost of funds over the long run. It combines the cost of specific types of capital after weighing each of them by its proportion. The theoretically preferred approach uses target weights based on market values. तो हमने कहा था कि theoretically जो preferred approach है वो क्या थी, टारगेट वेट्स यूज करें आप जो कि बेस्ड हो मार्केट वैल्यूज पे, ना कि हिस्टोरिकल प्राइसेस पे. सो हम चलते हैं इस पे इंटीग्रेटिव केस की तरफ. ये आपको केस का डाटा आपको बुक में भी मिल जाएगा. सो यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में इसमें इंसर्ट किया है. जो टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ECO इज गिवन बाय द वेट्स इन द फॉलोइंग टेबल. ये टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि लॉन्ग टर्म डेट होना चाहिए 30%, प्रेफर्ड स्टॉक 20% और कॉमन स्टॉक 50%, और ये तीनों मिलके जो है वो 100% हो जाते हैं. फिर फर्दर जो इंफॉर्मेशन है उसको सामने रखें तो ECO कैन रेज डेट बाय सेलिंग 20-year बॉन्ड विद 1000 par वैल्यू एट अ 10% एनुअल कूपन इंटरेस्ट रेट. सो ये आपको ये डाटा आपको दिया हुआ है फाइंड आउट करने के लिए जो कॉस्ट ऑफ डेट है RD, आप इससे बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर ECO की कॉर्पोरेट टैक्स रेट गिवन है. ये इसलिए दिया हुआ है कि आप जो है वो आफ्टर टैक्स जो है वो कॉस्ट फाइंड आउट कर सकें. एंड इट्स बॉन्ड्स जनरली रिक्वायर एन एवरेज डिस्काउंट ऑफ 40 पर बॉन्ड. ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई. 45 पर बॉन्ड जो है वो. सो हम ये कह रहे थे कि इस पे टैक्स रेट जो है वो 40% है और फिर इस पे जो डिस्काउंट है यानी 1000 का बॉन्ड हम 1000 पे नहीं बेच पाएंगे, 45 पर बॉन्ड हमें डिस्काउंट भी देना पड़ेगा और इस पे जो है वो फ्लोटेशन कॉस्ट भी है हमें $32 की. तो ये हम इसमें से लेस करके जो नेट प्रोसीड्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर जो और इंफॉर्मेशन है, ECO's outstanding preferred stock pays a 9% dividend and has a 95 per share par value. ये par value हमें 95 given है. Cost of issuing and selling additional preferred stock is expected to be 7 per share. तो ये हमें cost है जो हमें par value में से माइनस करनी पड़ेगी. So in order to track the cost of common stock, CFO uses the capital asset pricing model. So, अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, उसने capital asset pricing model specifically specify कर दिया, तो हम capital asset pricing model use करेंगे. The CFO and the firm's investment advisors believe that the appropriate risk-free rate is 4%. So RF आपको दिया हुआ है and that the market's expected return equals 13%. ये RM आपको दिया हुआ है. Using data from 2009 to 2012, ECO CFO estimates that the firm's beta will be 1.3. तो बीटा भी आपको दिया हुआ. तो आप RS फाइंड आउट कर सकते हैं using CAPM. Although ECO's current target capital structure includes 20% preferred stock,
the company is considering using debt financing to retire the outstanding preferred stock. So debt finance करके वो जो outstanding preferred stock है वो उसको retire करना चाहता है, यानी उसको पे ऑफ करना चाहता है. Thus shifting their target capital structure. अब नया target capital structure क्या है कि 50% लॉन्ग टर्म डेट हो जाएगा और 50% कॉमन स्टॉक हो जाएगा. यानी वो जो 30% डेट था और 20% प्रेफर्ड स्टॉक था वो अब कन्वर्ट हो जाएगा 50% डेट पे. So if ECO shifts its capital mix from preferred stock to debt, its financial advisors expect that beta will be increased to 1.5. So beta उसका 1.5 हो जाएगा. So इन सारी इंफॉर्मेशंस को सामने रखें तो आपको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. Calculate ECO's current after-tax cost of long-term debt, ECO's current cost of preferred stock, current cost of common stock और current weighted average cost of capital. ये चार तो आपके straight away हो जाएंगे. अब जो लास्ट सिनारियो है उसमें आपको जो लास्ट इंफॉर्मेशन हमें केस में भी गिवन थी उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन यूज करके क्या करना है. Assuming that the debt financing costs do not change, what effect would a shift to a more highly leveraged capital structure consisting of 50% long-term debt, 0% preferred stock and 50% common stock have on the risk premium for ECO's common stock? What would be ECO's new cost of common equity? What would be ECO's new weighted average cost of capital? Which capital structure, the original one or the new one, seems better and why? इन सारे क्वेश्चंस का आपने आंसर करना है और ये आपको मैं इसके लिए 24 आवर्स जो है अलाउ कर रहा हूँ. ये केस आपने सॉल्व करके उसकी पिक्चर्स बना के, बेहतर हो कि आप जो है वो कैम स्कैनर यूज़ कर लें, उससे आप जो है वो जो सॉल्व्ड आंसर्स हैं वो स्कैन करके उसका PDF शेप में मैं गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट क्विज असाइनमेंट ये क्रिएट कर रहा हूँ. सो उसके आंसर में आपने ये पुट इन कर देना. सो क्विज असाइनमेंट का जो टाइटल होगा वो ECO's इंटीग्रेटिव केस स्टडी होगा. सो प्लीज उसमें आप अपने आंसर जो है वो अब से 24 घंटे के अंदर अंदर यानी नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले आपने उसको सॉल्व करके अपलोड कर देना. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस चैप्टर और दिस पार्ट ऑफ चैप्टर जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है, प्लीज उसको जो है वो व्हाट्सएप या गूगल क्लासरूम में पूछ लीजिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.